ये जो किताब इस वक्त आप देख रहे हैं, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की ये बुक मेरे हाथों में इस वक्त है और बहुत चर्चा में है। इसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक की कार्यशैली और उनके फैसले लेने के ऊपर विस्तार से लेख लिखे हैं। नीरजा चौधरी करीब 40 साल से राजनीतिक रिपोर्टिंग में है, वो रिपोर्टिंग कर रही है। इसमें उन्होंने कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली यानी नेहरू गांधी परिवार और संघ परिवार के बीच के रिश्तों पर कई दिलचस्प जानकारियां उजागर की है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक के दौर में कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध कैसे रहे, इस बारे में नीरजा चौधरी ने सिलसिलेवार तरीके से लिखा है। किताब की जानकारियों पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे राहुल गांधी से। आप जानते हैं राहुल गांधी कभी संघ को फांसीवादी कहते हैं, कौरव कहते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठन से उसकी तुलना कर देते हैं। कभी ये आरोप लगाते हैं कि आरएसएस ने देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। पहले आप सुन लीजिए। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। अब मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. इनमें से कुछ विवादित बयानों के कारण राहुल गांधी पर मुकदमे भी चल रहे हैं, लेकिन संघ को लेकर राहुल की क्या सोच है, ये इन बातों से साफ हो जाती है। यही नजरिया सोनिया गांधी का है। वो भी जब तक कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन रही, तब तक हमेशा बीजेपी के नाम पर आरएसएस पर हमला करती रही है। आप वो भी सुनिए। Prime Minister Modi and the BJP RSS regime has relentlessly captured and subverted every single institution. मतलब चाहे सोनिया गांधी हो कि राहुल गांधी हो, दोनों आरएसएस को पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। सीरियसली, ऐसा हमेशा से नहीं था। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक के आरएसएस से रिश्ते तल्ख नहीं हुआ करते थे। ये जो किताब नीरजा चौधरी जी ने लिखी है, उसमें साल 1971 में जब इंदिरा गांधी ने तब के पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी को समर्थन दिया और बांग्लादेश को आजाद मुल्क बनाया, तब आरएसएस ने खुलकर बांग्लादेश निर्माण और पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए इंदिरा गांधी की तारीफ की थी। डिटेल है, तब संघ प्रमुख रहे माधव सदाशिव गोलवलकर ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। इस उपलब्धि का सबसे बड़ा श्रेय आपको यानी इंदिरा गांधी को जाता है। उनके बाद 1973 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख बने बाला साहेब देवरस से भी इंदिरा गांधी के अच्छे ताल्लुकात रहे। इंदिरा गांधी शुरुआत में ज्यादा धार्मिक नहीं थी, लेकिन पीएम बनने के बाद वो अक्सर मंदिर और साधु संतों के पास जाया करती थी। इसीलिए एक बातचीत के दौरान बाला साहेब देवरस ने ये कहा था, इंदिरा गांधी बहुत बड़ी हिंदू हैं, कोट अनकोट कर रही हूं। जब इंदिरा गांधी ने 1974 में पहली मर्तबा परमाणु परीक्षण किया, तो देश को मजबूत करने के इस फैसले की संघ ने जमकर तारीफ की, क्योंकि आरएसएस हमेशा से देश को मजबूत सैनिक ताकत के रूप में देखना चाहता था। लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी खुलकर आरएसएस से अपनी नजदीकी को जाहिर नहीं होने दिया। इस बुक में लिखा है, इंदिरा गांधी के कई आरएसएस नेताओं से ताल्लुकात अच्छे थे और उन्होंने संघ की तरफ से मिल रही मदद को अपनी राजनीतिक हित में इस्तेमाल भी किया था, लेकिन आरएसएस से सावधानी से दूरी भी बनाए रखी थी। नीरजा चौधरी के मुताबिक आरएसएस ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी और इमरजेंसी के दौरान नसबंदी जैसी योजनाओं का भी समर्थन किया था। संघ प्रमुख बाला साहेब देवरस को इंदिरा सरकार ने इमरजेंसी में जेल में डाल दिया था, लेकिन देवरस ने जेल से पत्र लिखकर आरएसएस को न सिर्फ आपातकाल विरोधी आंदोलन से अलग बताया था, बल्कि मुसलमानों के बीच परिवार नियोजन को लागू करने के संजय गांधी के अभियान की तारीफ भी की थी। वो खुद भी इंदिरा से मिलना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी उनसे मिली नहीं।
नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड बुक में यह भी लिखा है कि 1980 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में लौटने की जद्दोजहद कर रही थी तब आरएसएस ने उनकी मदद की। और मैं आपको उसका अंश जो है पढ़कर सुना रही हूं। पेज 67 यानी 67 पर लिखा है, The RSS helped Indira Gandhi come to power in 1980, maintained Anil Bali. She knew the RSS had supported her, Bali claimed, but she never acknowledged it publicly. She used to admit privately that had it not been for the support by the RSS, she could not have won 353 seats, one more than she had won in her heyday in 1971. इस चुनाव में कांग्रेस को 1971 की इंदिरा गांधी लहर से एक सीट ज्यादा यानी 352 से एक सीट ज्यादा 353 मिली थी। और कई बार इंदिरा गांधी ने निजी तौर पर इस बात को माना भी था कि अगर संघ साथ ना देता तो वो इतनी सीटें एक ज्यादा सीट 1971 के बाद ना जीत पाती। ये नीरजा चौधरी की इस किताब में बाकायदा मेंशन है। शायद यही एहसान रहा होगा जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में संघ प्रमुख से मुलाकात तो नहीं की। उन्हीं इंदिरा गांधी ने 1982 में राजीव गांधी को संघ प्रमुख देवरस के भाई भाऊराव देवरस से बातचीत शुरू करने के लिए भेजा, राजीव गांधी को, अपने बेटे को। नीरजा चौधरी ने किताब में लिखा है, साल 1982 से 1984 के बीच राजीव गांधी और भाऊराव देवरस के बीच 3 बार मुलाकात हुई। पहली और दूसरी बैठक सितंबर 1982 में कपिल मोहन के 46 पूसा रोड वाले निवास पर हुई थी। तीसरी मुलाकात फ्रेंड्स कॉलोनी में इंदिरा गांधी के करीबी अनिल बाली, जिनका अभी मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया है, इस किताब में उन्हें मेंशन किया गया है, उनके आवास पर हुई थी। नीरजा अपनी किताब में बाली के हवाले से लिखती है, अगर 1985 और 87 के बीच राजीव गांधी पर हिंदूवादी प्रभाव डालने वाला कोई एक व्यक्ति था तो वो माखनलाल फौतेदार जी थे। फौतेदार इंदिरा के राजनीतिक सचिव थे। और ये भी मैंने आपके लिए पन्ना संभाल कर रखा है, 139 में पेज नंबर वो नीरजा जी लिख रही हैं, Indira ji once told me Fautedar had revealed during the course of conversation. ये मैं आगे पढ़ के सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले वाला हाँ, if there was one person who was a Hinduizing influence on Rajiv Gandhi between 1985 and 87 after Indira Gandhi's death and when Rajiv Gandhi was PM, it was Fautedar ji. और उसके बाद ये जो मैंने आपके लिए विशेष तौर पर मार्क किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मेंशन किया गया है। इंदिरा जी वंस टोल्ड मी, फौतेदार जो उनके बड़े करीबी थे, उन्होंने ये मेंशन किया कि इंदिरा जी ने एक बार मुझसे कहा था एक बातचीत के दौरान, टेल राजीव नॉट टू टॉक ऑफ दिस, राजीव से कहो इस बारे में बात ना करे। किस बारे में? हिज टॉक्स विद आरएसएस, यानी आरएसएस से जो भाऊराव से उन्होंने 3 बार मुलाकात की थी उसके बारे में ज्यादा बात ना करे। कहां पर? एट द डाइनिंग टेबल। कहां पर बात ना करें? राजीव गांधी आरएसएस से मुलाकात के बारे में डाइनिंग टेबल पर जिक्र ना करे। शी न्यू दैट सोनिया वॉज डेड अगेंस्ट द आरएसएस, यानी इंदिरा गांधी जानती थी कि सोनिया डेड अगेंस्ट थी आरएसएस के। तो ये खुलासे जो लगातार हो रहे हैं इस किताब के जरिए, ये बताते हैं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के संघ से ताल्लुकात अच्छे थे। अच्छा, ये भी दिलचस्प है कि चाहे इंदिरा गांधी हो कि राजीव गांधी, दोनों के आरएसएस से रिश्ते तो रहे, लेकिन दोनों ने इन रिश्तों को छुपाने की खूब कोशिश भी की। इस किताब के मुताबिक पीएम बनने के बाद राजीव गांधी ने भाऊराव देवरस को चॉकलेट कलर की कॉन्टेसा, और वो भी इसी के आगे लिखा हुआ है, हाँ बस मुझे एक पल दीजिए, इसी के आगे लिखा हुआ है, ये देखिए। After he became prime minister, Rajiv did not meet Bhaurao, but they remained in touch. इससे पहले Rajiv had gifted a Contessa car to Bhaurao after he became PM. He wanted to make it easier for him to move around, disclosed Pankaj Vohra. I even remember the color of the car. It was chocolate in color, Vohra recalled. आप समझ रहे हैं?
यानी राजीव गांधी ने भाऊराव देवरस को चॉकलेट रंग की कॉन्टिसा कार गिफ्ट की थी। वो इसलिए ताकि भाऊराव को आने जाने में दिक्कत ना हो, गाड़ी का इस्तेमाल कर सके। नीरजा लिखती हैं इसमें। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने भाऊराव देवरस से मुलाकात नहीं की, लेकिन दोनों हमेशा संपर्क में रहे, इन टच विद ईच अदर। जब राजीव गांधी का आधा कार्यकाल पूरा हो गया था, तब आरएसएस नेताओं ने उनसे मांग की कि वो रामानंद सागर के सीरियल रामायण को दूरदर्शन पर प्रसारित कराएं। हालांकि उनकी सूचना प्रसारण मंत्री HKL भगत और दूरदर्शन के सीनियर अधिकारी नहीं चाहते थे कि रामायण को इस तरीके से टेलीकास्ट किया जाए, क्योंकि उस वक्त जो है बहुत बड़े लेवल पर BHP, BJP और RSS जो है राम जन्मभूमि मूवमेंट का उस वक्त प्रचार और प्रसार कर रहे थे। लेकिन बावजूद उसके राजीव गांधी ने इसकी इजाज़त दी। जब राजीव गांधी सत्ता से बाहर थे, तब 1991 में 10 जनपद पर राजीव गांधी और भाऊराव देवरस के बीच चौथी बैठक हुई थी। 10 जनपद वही जगह है जहां पर सोनिया गांधी रहती हैं। इंदिरा गांधी और आरएसएस के बीच बेहतरीन संबंध की पुष्टि कांग्रेस के कई नेताओं ने इसी किताब में की है। नीरजा चौधरी लिखती है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राजा और कांग्रेस नेता डॉक्टर करण सिंह ने बताया कि शायद इंदिरा गांधी आरएसएस के संपर्क में थी। उनके अपने कैलकुलेशंस थे। हालांकि वो ना तो हिंदू विरोधी थी, ना ही एंटी मुस्लिम थी। हालांकि इंदिरा गांधी के करीबी टॉप ब्यूरोक्रेट टीवी राजेश्वर ने साफ तौर पर दावा किया था कि आरएसएस ने 1980 के चुनावों में उनका समर्थन किया था। इसके अलावा बीजेपी के महासचिव रहे गोविंदाचार्य के हवाले से भी इस किताब में एक और बड़ा खुलासा हुआ और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। नीरजा चौधरी लिखती हैं, गोविंदाचार्य ने माना कि 1989 के चुनावों से पहले भी कांग्रेस ने आरएसएस से समर्थन मांगा था, यानी मदद मांगी थी। कांग्रेस नेता RK धवन ने संदेश भेजा था। किसे? RK धवन को, माफ कीजिएगा, गोविंदाचार्य को। कांग्रेस नेता RK धवन ने गोविंदाचार्य को एक मैसेज भेजा था और फिर गोविंदाचार्य उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। फिर पता है क्या हुआ? वो ये बताते हैं कि मैं उनसे मिलने गया और मुझे याद है उन्होंने मुझे समोसा और काजू खिलाए थे, और जब हमारा खान पान हो गया तो फिर धवन ने उनसे कहा कि आपने पहले 1980 और 1984 के चुनाव में हमारा समर्थन किया था। 1984 के चुनावों में आरएसएस नेता नानाजी देशमुख ने न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर का नारा लगाते हुए कांग्रेस के लिए वोट मांगे थे। ये चंद खुलासे हैं जो इस किताब में किए गए हैं। नीरजा चौधरी ने बाकायदा नेताओं के नाम लेकर घटनाएं, बातचीत और संदर्भों का हवाला दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दौर में यही पार्टी के जो पहले के दो दिग्गज थे इतने करीब थे, फिर इस दौर में यानी सोनिया और राहुल गांधी के दौर में आरएसएस से इतनी दूरी और दूरी कम नफरत ज्यादा कैसे आ गई? कांग्रेस क्यों ऐसा दिखा रही है जैसे वो आजादी से लेकर अब तक संघ का विरोध करती आ रही है? ये मौजूदा राजनीतिक मजबूरी है या कांग्रेस की कोई रणनीति है? इस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। और क्या वजह है कि राहुल गांधी इतने अटैकिंग मोड में आए? वो राहुल गांधी जिनकी दादी और जिनके पिता लगातार संघ के संपर्क में रहे, टच में रहे।